हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुआशमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा जंतुओं की संरचना एवं कार्य, उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था श्वसन तंत्र के बारे में, और उसके कुछ पार्ट्स देखने जो कि बच गए थे, यानी कि श्वसन तंत्र के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से अंग क्या क्या फंक्शन करते हैं, तब जाके हमारा श्वसन तंत्र बनता है। तो श्वसन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो जितने भी सजीव होते हैं उनका क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, कोशिका में मौजूद जितने भी भोजन होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं। और ये ऑक्सीकरण ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ों में टूट जाता है। ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में आ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, श्वास द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। और ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को श्वसन कहा जाता है, यानी कि ब्रीदिंग कहा जाता है। और मनुष्य 12 से 14 बार क्या करता है, 1 मिनट में ब्रीद करता है। अब हम लोग दूसरा जो इसका जो पहला स्टेप है श्वसन तंत्र, उसका उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग जो है वो श्वसन का एक विशेष प्रक्रम है। श्वसन का एक विशेष प्रक्रम मतलब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पढ़ रखा था पाचन तंत्र में क्या होता है कि सिर्फ हमारा आमाशय नहीं आता है, उसमें हमारे इसोफेगस, मुंह आता है, हमारा आमाशय आता है, हमारी छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है। तो यहाँ पर भी जब भी कोई तंत्र बनता है तो उसमें बहुत सारे अंग अपना योगदान दे रहे होते हैं, तब जाके कोई भी एक तंत्र पूरा बनता है। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि यह श्वसन का एक विशेष प्रक्रम है। यहाँ पे लिखेंगे कि श्वसन का एक विशेष प्रक्रम, एक विशेष प्रक्रम होता है। श्वसन का एक विशेष प्रक्रम होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, जिसका इंग्लिश ब्रीदिंग हो गया। अब ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास 2 स्टेप में होता है। एक होता है निश्वसन या फिर अंतःश्वसन। एक क्या होता है, एक होता है निश्वसन या फिर अंतःश्वसन। निश्वसन को ही अंतःश्वसन बोलते हैं। और एक होता है निःश्वसन, यानी कि एक होता है सिर्फ निश्वसन और एक होता है निःश्वसन, एक में विसर्ग लग जाता है। तो निःश्वसन किसे कहते हैं, निःश्वसन जब ऑक्सीजन क्या होता है वातावरण से, जब ऑक्सीजन युक्त वायु वातावरण से हमारे फेफड़ों के अंदर या फिर शरीर के अंदर क्या होती है, प्रवेश करती है, तो उसी को अंतःश्वसन कहते हैं। यानी कि ब्रीदिंग इंस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे नाक से होते हुए क्या हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निःश्वसन कहा जाता है। फेफड़े में पहुंचने के बाद वायु जब फेफड़े में पहुंचती है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु फेफड़ा में जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो फिर ऑक्सीजन रक्त में धीरे धीरे प्रवेश करता है, और रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, फेफड़ा फिर धीरे धीरे मुक्त करने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन का जब हम लोग अगर परिभाषा यहाँ पे लिखें तो इसे लिखेंगे निःश्वसन, निःश्वसन या फिर अंतःश्वसन। अंतःश्वसन जिसे कि इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पिरेशन, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। तो ये कब होता है, जब वायु मंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को निःश्वसन बोलेंगे या फिर अंतःश्वसन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये फिर क्या होगा, ये फेफड़ा से होते हुए रक्त में चला जाएगा, और फिर रक्त से जो होता है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर फेफड़ा में आ जाता है, और फेफड़ा फिर उसे क्या करता है, शरीर से बाहर कर देता है। अब इसी का दूसरा स्टेप जो है वो है निःश्वसन। एक बार जब सांस अंदर गया तो सांस हम लोग बाहर छोड़ते भी हैं, उसी को निःश्वसन कहा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, निःश्वसन में एक विसर्ग आता है, उसके बाद श्वसन लिखाता है हमारा। तो निःश्वसन और निःश्वसन
जब विसर्ग आ गया निःश्वसन मतलब श्वास को बाहर करना, ठीक है, जब श्वास को हम लोग बाहर करते हैं, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर में जा रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे जब कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त वायु, जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु, सही है जी। श्वासोच्छ्वास अंग द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो होता है वो श्वासोच्छ्वास अंग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो उसी को निःश्वसन कहा जाता है, यानी कि एक्सपीरेशन कहा जाता है। और ये श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास जो है जिसके इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, इसको जो है कि दोनों मिल के पूरा करता है। दोनों कौन कौन सा, एक तो पहला हो गया निःश्वसन या फिर अंतःश्वसन, निःश्वसन प्लस निःश्वसन दोनों मिलकर क्या करता है, इसे पूरा करता है। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में जो अगला योगदान जो अंग देता है वो है हमारा नाक जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे श्वसन तंत्र के लिए। तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए। तो आपका अगर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हेडिंग को चेंज करते हैं और हेडिंग को लगाते हैं नाक। जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं नोज, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोज। अब नाक क्या है, नाक जो है वो क्या है, नाक की जो गुहा होती है यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग कैविटी बोलते हैं, तो वो जो होता है एक पट्टी द्वारा दो भागों में बटी होती है। ठीक, नाक जो होता है वो एक पट्टी द्वारा दो भागों में बटी होती है। आपने देखा होगा बीच में ये जो आपका है ये एक पट्टी जैसी काम करती है, पतली जैसी है, जो कि नाक को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग में एक छिद्र होता है, यानी कि एक छेद होता है जिसे कि नासिका छिद्र कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक पट्टी द्वारा एक पट्टी द्वारा दो भागों में बटी होती है तथा प्रत्येक भाग में एक छिद्र होता है।
होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नासिका छिद्र। जिसे क्या कहा जाता है, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नासिका छिद्र कहा जाता है, नासिका छिद्र। अब इसी में क्या हो जाता है, हमारे सामने आता है एक और वर्ड जिसे कि कहा जाता है नासिक गुहा। नासिक गुहा। एक वर्ड हमारे सामने और आता है जिसे कि कहा जाता है नासिक गुहा। इंग्लिश में कहते हैं नेसल कैविटी, NASAL, नेसल कैविटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेसल कैविटी। तो नासिक गुहा क्या है, यही जो नासिका छिद्र है वो धीरे 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 आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाती है और एक क्या करती है, एक नली जैसी संरचना बनाती है। यानी कि नासिका छिद्र जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाके एक नली जैसी संरचना बनाती है और उसी संरचना को नासिक गुहा कहते हैं। नासिक गुहा किसे कहते हैं, नासिका जब नासिका छिद्र ऊपर की ओर जाते हुए नली जैसी संरचना बनाती हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे नासिक गुहा कहते हैं। यानी कि जब नासिका छिद्र ऊपर की ओर जाते हुए नली जैसी संरचना बनाती हो तो उसी को नासिक गुहा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को नासिक गुहा कहते हैं। अब जो क्या है कि ऑक्सीजन जब भी हम नाक द्वारा लेते हैं तो ये नासिका छिद्र से होते हुए, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये यहाँ से जाना शुरू होता है और नासिका छिद्र से होते हुए, यानी कि ये जो छिद्र है इससे होते हुए नासिका गुहा में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन युक्त वायु ऑक्सीजन युक्त वायु नासिका छिद्र से होते हुए नासिक गुहा में चली जाती है। तो ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो नासिका छिद्र से होते हुए नासिक गुहा में चली जाती है। अब नासिक गुहा जो ये संरचना होती है, नली जैसी संरचना होती है, उसके अंदर उसकी दीवार पे क्या होते हैं कि कई बाल जैसे छोटे छोटे बाल जैसे संरचना होते हैं। ठीक, संरचना होती है। तो ये जो संरचना होता है, बाल जैसा जो होता है, वो उसका क्या काम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं सबसे पहले कि नासिक गुहा की दीवार पर जो नासिक गुहा है, नासिक गुहा की दीवार पे क्या होता है, दीवार में लिख लेते हैं यहाँ पे, दीवार में छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है। छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है या फिर छोटे छोटे बाल रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं। अब ये जो बाल रहते हैं इसका काम क्या है, ये जो नासिका गुहा की दीवार पे रहते हैं इसका काम क्या है, यहाँ पे रहता है बाल प्लस में म्यूकस जो कि नाक के अंदर रहता है, नाक के क्या रहता है, अंदर रहता है, नाक के अंदर रहता है। तो बाल और म्यूकस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका काम क्या है, तो ये जो बाल और म्यूकस है, इसका काम क्या है कि जितने भी धूल कण या फिर जीवाणु जो वायु में होते हैं, वो जो आप सांस लेते हो तो म्यूकस और बाल के कारण वो आपकी नाकों में ही चिपक के रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर नहीं जा पाते और आपको बीमार होने से बचाते हैं। तो ये जब आपको बचाते हैं बीमार होने से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी जीवाणु या फिर धूल कण जो भी वायु में थे, जो आपने अपनी नाकों के द्वारा
खींचा था वो इसमें चिपक के रह गए बाहर, और जो स्वच्छ हवा थी, जो साफ हवा थी, जो नर्म हवा थी, और वो आपके अंदर प्रवेश कर गई, यानी कि वो आपके शरीर में क्या हुआ, चली गई। तो स्वच्छ हवा जो होती है वो ग्रास नली में चली, वो ग्रसनी में चली जाती है, ठीक है। तो स्वच्छ हवा कहाँ चली जाती है, नासिक गुहा से होते हुए वो ग्रसनी में चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि धूल कण प्लस जीवाणु इससे चिपक कर रह जाते हैं, इससे चिपक कर रह जाते हैं। धूल कण प्लस जीवाणु इससे चिपक कर रह जाते हैं तथा स्वच्छ वायु ग्रसनी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ग्रसनी में चली जाती है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग श्वसन नली, ट्रैकिया पढ़ेंगे, या फिर श्वास नली भी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, आपका हो गया होगा। अब हम लोग ट्रैकिया की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रैकिया जिसे कि हिंदी में श्वसन नली या फिर श्वास नली कहते हैं। श्वसन नली या श्वास नली जिसे कि इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया, TRA होगा मुझे यहाँ तक लग रहा है। ट्रैकिया जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, और हिंदी में श्वसन नली या फिर श्वास नली कहते हैं। अब सबसे पहली बात कि जैसे अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा नाक के बारे में, कि जब वायु को हम लोग लेते हैं तो ये नासिक गुहा से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो ये नासिक गुहा से होते हुए ग्रसनी में चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे कि नासिक गुहा जो होती है वो कहाँ खुलती है, तो नासिक गुहा ग्रसनी में खुलती है। नासिक गुहा ग्रसनी में खुलती है। नासिक गुहा कहाँ खुलती है, ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। नासिक गुहा ग्रसनी में खुलती है। अब ये ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी जो है एक छोटी नालिका होती है जो नासिक गुहा और श्वास नली को जोड़ती है। जो क्या होती है, नासिक गुहा को श्वास नली से जोड़ती है, उसी को ग्रसनी कहा जाता है। यानी कि यह एक छोटी नालिका होती है, यह एक छोटी नालिका होती है, यह एक छोटी नालिका होती है, यह एक छोटी नालिका है, छोटी नालिका है जो श्वास नली को ग्रसनी से जोड़ती है, जो नासिक गुहा को श्वास नली से जोड़ती है, जो नासिक गुहा को श्वास नली से जोड़ती है, श्वास नली से जो नासिक गुहा को क्या करती है, श्वास नली से जोड़ती है। और दूसरी बात, पहला काम क्या था इसका, कि नासिक गुहा को श्वास नली से जोड़ने का काम, यानी कि नासिक गुहा को श्वास नली से जोड़ने का काम। और दूसरा काम जो है
कि यह क्या करती है, यह मुंह को ग्रास नली से जोड़ती है। यह जो है यह मुंह को ग्रास नली से जोड़ती है, ग्रास नली से जोड़ती है। यह क्या करती है कि मुंह को ग्रास नली से जोड़ती है। अब इसी में श्वास नली या फिर श्वसन नली में ही हमारा एक और टर्म आता है जिसे कि कहा जाता है उपजिह्वा। उपजिह्वा उपजीवा जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस। जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और यह ग्रास नली व श्वास नली के बीच एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। एपिग्लोटिस क्या होती है, यह श्वास नली जो होता है हमारा और ग्रास नली जो होता है उसके बीच में एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। अब इसका काम क्या है, तो इसका मेन काम जो है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस समय ये क्या होती है कि श्वास नली को बंद करके रखती है। तो जब भोजन कर रहे होते हैं हम लोग तो श्वास नली को ये बंद करके रखता है और उससे क्या होता है कि भोजन जो होता है हमारा वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। वो कहाँ चला जाता है, वो ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में चला जाता है। और वायु, जब हम लोग वायु ले रहे होते हैं तो क्या करता है, ये वायु को श्वास नली में भेजने का काम करता है। तो जब भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, इसलिए यह श्वास नली को बंद कर देता है। उस समय हमारा भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में चला जाता है। और जब श्वास ले रहे होते हैं तो ये इधर के क्या मतलब कि जैसे ये दो पाइप है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक ढक्कन जैसी संरचना है। और अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना इसमें जाना चाहिए और श्वास हमारा इसमें जाना चाहिए, ठीक है। खाना खाए तो जैसे खाना अंदर जाता है तो ये इसको ब्लॉक कर देगी और क्या हो जाएगा, खाना हमारा इसमें चला जाएगा, ठीक है। खाना क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। और जब सांस ले रहे होते तो ये इस पे पड़ा होता है या फिर अपनी अवस्था में होता है और श्वास इसमें जा रहा होता है। तो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देने का मुख्य कार्य है और सांस को श्वास नली में जाने देना ही इसका मुख्य काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ग्रास नली और श्वास नली के बीच एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रास नली व श्वास नली के बीच एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। क्या होती है कि ग्रास नली और श्वास नली के बीच एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, उसी को उपजीवा या फिर एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब यहाँ पे उपजीवा का काम जो मैंने आपको बताया कि खाद्य पदार्थ अगर है, खाद्य पदार्थ को कहाँ भेजेगी, खाद्य पदार्थों को भेजने का काम है इसका कहाँ पे, ग्रसनी से, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी में भेजेगी, ग्रसनी से ग्रास नली। और ये जो वायु है इसको कहाँ भेजेगी, इसको श्वास नली में भेजेगी, श्वास नली। तो ये इसको यहाँ पे भेजने का काम करती है। मुख्य काम इसका क्या है, खाद्य पदार्थों को ग्रसनी या फिर ग्रास नली में भेजने का काम और वायु को श्वास नली में भेजने का काम। श्वास नली की जो दीवार होती है, यानी कि श्वास नली की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि श्वास नली की दीवारें, श्वास नली की दीवार जो होती है वो क्या होती है, वो कड़े छल्ले, श्वास नली का अगर दीवार है तो उसमें क्या होगा, उसमें कड़ा छल्ला होगा। और ये छल्ला जो होता है कड़ा क्यों होता है, क्योंकि ये छल्ला जो होता है वो उपास्थि का बना होता है और उपास्थि के बने होने के कारण, अगर उपास्थि का नहीं बना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये चिपके ना, इसीलिए इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर चिपक जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सांस पास नहीं करेगा, फिर आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि इसका जो दीवार होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड बना होता है, उपास्थि का बना होता है और उपास्थि के बने होने के कारण श्वास नली की दीवारें आपस में चिपक नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा श्वास नली की
दीवार में कड़े कड़े छल्ले होते हैं। श्वास नली की दीवार में कड़े छल्ले होते हैं और ये कड़े छल्ले जो हैं ये क्या होते हैं, ये उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि के बने होते हैं और इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण उपास्थि का जब बना होता है तो इसके कारण क्या हो जाता है, श्वास नली की दीवारें चिपक नहीं पाती हैं, चिपक नहीं पाती है। तो श्वास नली की दीवारें क्या हो जाती है, आपस में चिपक नहीं पाती हैं, तो ताकि अगर चिपक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आदमी सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। तो भगवान ने जो बनाया है भाई वो बहुत सुंदर बनाया है, इसलिए यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखने वाले हैं अब कि फेफड़ा, फेफड़े के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि फेफड़ा क्या है, फेफड़े का क्या काम है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। फेफड़े को खत्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा और हमारा बच जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र और फिर एक बच जाएगा जनन तंत्र। तो ये तीन चीज बचते हैं, ये तीन चीज बचता है और तीनों चीज को फिर खत्म करके ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो चलिए आपका हो गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम लोग फेफड़े, फेफड़ा जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है लंग्स, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। अब लंग्स का क्या काम है, तो मनुष्य के शरीर में जो है कि दो फेफड़ा होता है, एक मनुष्य के शरीर में दो फेफड़ा होता है। पहला फेफड़ा जो होता है वो दायां साइड या फिर बायां साइड, एक फेफड़ा दायां साइड होता है और एक फेफड़ा बायां साइड होता है, ठीक है, पहला दूसरा कुछ नहीं, एक फेफड़ा दायां साइड और एक फेफड़ा बायां साइड, तो ये दो फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं और पहला जो फेफड़ा है वो दायां फेफड़ा है, पहला दूसरा कुछ नहीं, एक फेफड़ा दायां फेफड़ा है और एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा और एक हो जाता है बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा, एक क्या होता है दायां फेफड़ा हो जाता है और एक हो जाता है बायां फेफड़ा। और दायां फेफड़ा जो हमेशा क्या होता है, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसमें भी आपको कुछ कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी। पहला चीज जो है वो श्वसनी या फिर श्वसन या फिर ब्रोंकस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। श्वसनी या फिर ब्रोंकस क्या है, वक्ष के पास श्वास नली जो क्या होती है वो शाखाओं में बटी होती है, यानी कि वक्ष जो है हमारा उसके पास जो होता है श्वास नली दो शाखाओं में बटी होती है और इन्हीं शाखाओं को क्या कहा जाता है, इन्हीं शाखाओं को श्वसनी कहा जाता है, ठीक। तो इन्हीं शाखाओं को श्वसनी कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि श्वसनी या जिसे कि इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं,
श्वसनी, जिसे कि इंग्लिश में BRONCH, ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्ष के पास श्वास नली दो शाखाओं में बटी होती है। इन्हीं शाखाओं को एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। हेलो, तो थोड़ा सा बिजली का इशू हो गया है, हम लोग फेफड़े को अगले लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, रिवीजन करके रखिएगा। और बिजली की वजह से ये इशू हुआ है, और इसलिए नहीं तो मैं इस चैप्टर को, इस पूरे तंत्र को यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म करता। तो अब जो हो गया, पढ़ते रहिएगा आप लोग, अगले लेक्चर में हम लोग फेफड़े को फिर से शुरू से पढ़ेंगे। ओके बाय।